शिक्षा और दुनिया, एडू अफेयर्स के साथ। आज की ये ब्रीफिंग किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा पर है। एक ऐसा विषय जो अब सिर्फ एक सामाजिक चिंता नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है। मेरा मकसद यहां सिर्फ चिंताएं बताना नहीं है बल्कि एक साफ और असरदार एक्शन प्लान पेश करना है। किसी भी एक्शन प्लान की शुरुआत खतरे को समझने से होती है। गाजियाबाद में जो हुआ, जहां ऑनलाइन गेमिंग की लत ने 3 बहनों की जान ले ली, वो सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। नहीं, ये एक सेंटिनल इवेंट है, एक अलार्म है। ये हमें हमारे डिजिटल सिस्टम की कमजोरियों और उनके जानलेवा नतीजों के बारे में साफ साफ चेतावनी दे रहा है। अब जरा इस एक त्रासदी को पूरे देश के पैमाने पर देखिए। एसर रिपोर्ट हमें बताती है कि भारत के 90% से ज्यादा किशोर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे देश की लगभग पूरी युवा पीढ़ी एक ऐसे अनरेगुलेटेड माहौल में जी रही है जिसके खतरे अब सिर्फ ख्याली नहीं बल्कि असली हैं। तो हमारे सामने सवाल ये नहीं है कि हमें कुछ करना है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हम जो भी करें वो असरदार कैसे होगा। देखिए, जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नाकाम ही होगा। हमें एक सटीक, मजबूत और दूर की सोच वाला नजरिया अपनाना होगा जो सीधा समस्या की जड़ पर वार करे। तो चलिए सबसे पहले इस संकट की गहराई को कुछ ठोस आंकड़ों से समझते हैं। लोकल सर्कल्स का डेटा देखिए। ये दिखाता है कि शहरों में रहने वाले लगभग आधे किशोर रोजाना 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन बिताते हैं। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि 22% किशोर 6 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, ये एक ऐसी आदत बन चुका है जो एक बहुत बड़ी सिस्टम की समस्या की ओर इशारा कर रही है। और इतने ज्यादा स्क्रीन टाइम का असर अब साफ दिखने लगा है। माता पिता बता रहे हैं कि उनके बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और हाइपर एक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। ये सिर्फ व्यवहार से जुड़ी छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये इस बात के पक्के सबूत हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से बच्चों पर कितना ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है। और देखिए, ये चिंता अब सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है। अब तो खुद सरकार के इकोनॉमिक सर्वे ने डिजिटल लत को एक बड़ी पब्लिक हेल्थ समस्या माना है। ये आधिकारिक घोषणा इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बना देती है, जिसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर के जवाब की जरूरत है। एक असरदार हल के लिए हमें ये समझना होगा कि इस समस्या की बनावट क्या है। इसकी असली जड़ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि वो बिजनेस मॉडल है जो इसे चलाता है। इस मॉडल को अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं, यानी ध्यान की अर्थव्यवस्था। यहां असली प्रोडक्ट यूजर का ध्यान है और कामयाबी का एक ही पैमाना है, स्क्रीन पर बिताया गया समय। एक बच्चा जितनी देर तक जुड़ा रहता है वो प्लेटफॉर्म के लिए उतना ही कीमती हो जाता है। और ये एक बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग प्रक्रिया से होता है जिसे एंगेजमेंट लूप कहते हैं। यूजर का डेटा इकट्ठा करके उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई जाती है। फिर एल्गोरिदम ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जो तेज इमोशनल रिएक्शन पैदा करे ताकि यूजर जुड़ा रहे, और फिर इस ध्यान को बेच दिया जाता है। यह समझना जरूरी है, इस डिजाइन में लत कोई गलती नहीं बल्कि एक फीचर है। इस सच्चाई को देखते हुए दुनिया भर में 2 अलग अलग रास्ते सामने आए हैं। एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया का बैन मॉडल जो सीधा 16 साल से कम उम्र के यूजर्स को टारगेट करता है, उन पर पाबंदी लगाकर। और दूसरी तरफ है सिंगापुर का रेगुलेटरी मॉडल जो ऐप स्टोर्स को यानी डिलीवरी के तरीके को रेगुलेट करता है। तो चुनाव साफ है, क्या हम यूजर को कंट्रोल करें या फिर सिस्टम को रेगुलेट करें। लेकिन कोई भी रास्ता चुनने से पहले हमें बैन वाले मॉडल के जोखिमों को ठीक से समझना होगा, खासकर उम्र की पुष्टि करने के तरीके को। बैन लगाने के लिए उम्र का पुख्ता सबूत चाहिए। और यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, डिजिटल दुनिया में अपनी उम्र साबित करने की असली कीमत क्या है। भारत के लिहाज से देखें तो ये खतरे बहुत बड़े हैं। आधार से जुड़ा वेरिफिकेशन हमारे बच्चों के डेटा का एक सेंट्रल भंडार बना देगा जो हैकर्स के लिए एक बड़ा टारगेट होगा। ये हमारे यहाँ पहले से मौजूद डिजिटल जेंडर गैप को और बढ़ा सकता है। ये हाशिए पर मौजूद कई युवाओं के लिए ऑनलाइन सपोर्ट की अकेली लाइफलाइन को काट सकता है। और सबसे खतरनाक बात, ये बच्चों को रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से हटाकर इंटरनेट के उन अंधेरे कोनों में धकेल सकता है जहां हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इन खतरों को देखते हुए ये साफ है कि रणनीतिक विकल्प पहुंच को रोकने का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी को ही सुधारने का है। इस सोच को कहते हैं सेफ्टी बाय डिजाइन। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। सुरक्षा कोई ऊपरी चीज नहीं हो सकती,
इसे प्लेटफॉर्म के डिजाइन का, उसकी बुनियाद का हिस्सा होना ही होगा। असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नाबालिगों के लिए प्राइवेसी सेटिंग्स अपने आप ही सबसे ऊंचे लेवल पर लॉक होनी चाहिए। इंटरफेस और फीचर्स बच्चों की उम्र के हिसाब से होने चाहिए और उनके एल्गोरिदम की जांच हो सके, ताकि ये पक्का किया जा सके कि वो खतरनाक कंटेंट को बढ़ावा तो नहीं दे रहे। ये सुरक्षा का बोझ यूजर से हटाकर प्लेटफॉर्म पर डालता है। ये सारी बातें हमें एक सोचे समझे और संतुलित रास्ते की तरफ ले जाती हैं। जैसा कि इस विश्लेषण से साफ है, एक सीधा सा बैन हमें ये तसल्ली तो दे सकता है कि हमने कुछ किया, लेकिन ये उस असली तकनीकी ढांचे को नहीं बदलता जो नुकसान की जड़ है। सच्ची सुरक्षा पाबंदी में नहीं, बल्कि सिस्टम में सुधार करने में है। इसलिए केंद्रीय सिफारिश ये है, भारत में काम करने वाले सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए एक कानूनी तौर पर लागू ड्यूटी ऑफ केयर यानी देखभाल का कर्तव्य अनिवार्य किया जाए। ये एक साफ कानूनी सिद्धांत बनाता है कि प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अपनी सेवाओं से होने वाले संभावित नुकसान से बचाएं। इसे लागू करने का तरीका भी सोचा समझा होना चाहिए। पहला कदम, एक आज़ाद एक्सपर्ट डिजिटल रेगुलेटर बनाकर विशेष क्षमता तैयार करना। दूसरा कदम, सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए रेगुलर चाइल्ड इम्पैक्ट रिस्क ऑडिट अनिवार्य करना। और तीसरा कदम, उसके बाद ही डीपीडीपी एक्ट के तहत तय किए गए जुर्माने लगाकर नियमों का पालन करवाना। मतलब क्षमता पहले, सजा बाद में। और इस रेगुलेटरी ढांचे के साथ साथ हमें एक और काम करना होगा। हमें डिजिटल लिटरेसी को अपने स्कूल के करिकुलम का एक जरूरी हिस्सा बनाना होगा। हमारा लक्ष्य अपने युवाओं के चारों ओर दीवारें खड़ी करना नहीं, बल्कि उनके अंदर इतनी समझ और मजबूती पैदा करना होना चाहिए कि वे खुद को सुरक्षित रख सकें।